वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से हम इस वीडियो में एक एक करके एनालिसिस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दक्षिण कश्मीर के अवंतीपोरा जिले के त्राल के मंडुर इलाके में एक गोलाबारी में 3 आतंकवादी मारे गए हैं। हालांकि मारे गए आतंकवादियों की पहचान नहीं हो पाई है। इससे पहले आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी के बाद पुलिस और सेना की एक ज्वाइंट टीम ने मंडोरा इलाके में तलाशी अभियान चलाया। जैसे ही सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम संदिग्ध स्थान की ओर बढ़ी तो छुपे हुए आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। इसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई और सुरक्षा बलों ने इस इलाके को घेर लिया और उसके बाद ऑपरेशन शुरू हो गया, जिसमें कि ये 3 आतंकवादी मारे गए हैं। चीन के साथ लगातार बने हुए तनाव के बीच जिस तरीके से आप सभी को मालूम है कि भारत को आपात खरीद की सुविधा मुहैया कराई गई है, इसके तहत अब इजराइल से भारतीय सेना के लिए 6000 नेगवे लाइट मशीन गन यानी कि LMG हासिल कर ली गई है। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि फास्ट ट्रैक प्रक्रिया को अपनाते हुए पिछले साल 19 मार्च को भारत ने इजराइल के साथ 16,469 नेगेव लाइट मशीन गन खरीदने के लिए 800 करोड़ रुपए का करार किया था, ताकि सीमा पर चीन और पाकिस्तान से मुकाबला करने के लिए अग्रिम मोर्चों पर तैनात जवानों की मारक क्षमता बढ़ सके। इन मशीन गनों को परखने के लिए जबलपुर भेज दिया गया है। इस सौदे की बाकी मशीन गनें इसी साल मार्च के अंत तक आने की उम्मीद है। नेगवे 7.62 × 51 mm लाइट मशीन गन युद्ध के लिए एक बेहतरीन हथियार है। मौजूदा समय में दुनिया भर के कई देश इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मौजूदा समय में भारतीय जवान जिन बंदूकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके मुकाबले में LMG सैनिकों के निशाना लगाने के दायरे को बढ़ाने के साथ ही इसे अचूक बनाने का काम करेगी। चीन के साथ सीमा पर तनाव के बीच रक्षा मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा से 30 किलोमीटर की दूरी पर रणनीतिक जमीन हासिल करने के लिए एक सैन्य चौकी की स्थापना की है। लैंड पार्सल 14.128 एकड़ को मापने पश्चिमी सियांग जिले के योर्नीटू गांव में स्थित है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय को गांव में भूमि के अधिग्रहण के लिए भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार के तहत एप्रोप्रिएट अथॉरिटी यानी कि उचित प्राधिकार के रूप में अधिसूचित किया है, जहां की आबादी लगभग 150 है। इसका मतलब ये है कि रक्षा मंत्रालय को अब जमीन पर अधिकार दे दिया गया है। सूत्रों के अनुसार ये कदम गृह मंत्रालय के एक पत्र का अनुसरण करता है, जिसमें सैन्य चौकी स्थापित करने और विभिन्न सेना टुकड़ियों का पता लगाने के लिए इस भूमि के अधिग्रहण की सलाह दी गई है। रक्षा मंत्रालय पिछले कुछ महीनों से धीरे धीरे चीन भारत सीमा के साथ रणनीतिक भूमि का अधिग्रहण कर रहा है। यहाँ सीमावर्ती बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में केंद्र के रुख के बदलाव के संकेत हैं। इससे पहले ये महसूस किया गया था कि चीन के द्वारा सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से सड़कों का उपयोग आक्रमण करने के लिए किया जाएगा। हालांकि बड़े भूमि अधिग्रहण के साथ इस सीमा में बदलाव आया है, खासकर सीमावर्ती गाँवों में। भारतीय नौसेना को सुपर हॉर्नेट F/A-18 ब्लॉक 3 बेचने के लिए बोइंग ने पिच किया है। बोइंग ने कहा कि भारतीय नौसेना के लिए ये सबसे बेहतरीन विमान है और ये ट्विन सीटर है, जो कि विमान वाहक से मानवयुक्त और मानव रहित इंटरफेस से संबंधित भविष्य की टेक्नोलॉजी को एकीकृत करने के लिए इसके अंदर एक लचीलापन भी है। F/A-18 सुपर हॉर्नेट ने हाल ही में नौसेना एयर स्टेशन पैक्सेंट नदी मैरीलैंड में इसकी जंप परीक्षण संपन्न किए, जो भारतीय नौसेना के वाहक के साथ अपनी क्षमता को प्रदर्शित करता है। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि देश ने चीन के साथ अपनी विवादित हिमालय सीमा पर अतिरिक्त बल तैनात किया है, क्योंकि कई महीने से वार्ता के बाद भी तनाव जारी है। रामनाथ कोविंद ने संसद के संयुक्त सत्र में कहा कि सरकार ने देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए दोनों देशों की साझा 3488 किलोमीटर सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर अपनी सैन्य उपस्थिति मजबूत की है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम अपने देश के लिए प्रतिबद्ध हैं और सतर्क भी हैं और LAC पर भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए अतिरिक्त बल भी तैनात किए गए हैं। भारत को जो अभी 3 राफेल और मिले हैं, उनमें घातक फ्रांसीसी स्टील्थ क्रूज मिसाइल है, जिनको अभी हाल ही में सार्वजनिक रूप से दिखाया भी गया। भारत के राफेल में घातक फ्रांसीसी स्कैल्प स्टील्थ एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है। इस मिसाइल को MBDA के द्वारा बनाया गया है और ये एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है। फ्रांस में डिजाइन किए गए स्कैल्प का वजन करीबन 1300 किलोग्राम है। MBDA के अनुसार स्कैल्प की 200 किलोमीटर की सीमा है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट का दावा है कि हथियार उस दूरी से 2 बार जा सकता है। स्कैल्प एक लो ऑब्जर्वेबिलिटी स्टील्थ डिजाइन है, जो अपने एयर इनटेक के एक्सपोजर को कम करता है और रडार से बचने के लिए बहुत कम स्तर पर उड़ान भरता है। और ये मिसाइल दुश्मन के वायु रक्षा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और बंकर जैसे हाई वैल्यू फिक्स टारगेट को नष्ट करने में सक्षम है। भारतीय राफेल लंबी दूरी के लिए 3 बड़े टैंक के साथ 2 स्कैल्प मिसाइलों को ले जा सकते हैं। स्कैल्प भारतीय वायुसेना की पहली डीप स्ट्राइक मिसाइल होगी, जो इसे आतंकी शिविरों और सैन्य ठिकानों पर बमबारी करने के लिए अपने हवाई क्षेत्र में रहने की अनुमति देगी। भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी कि DAC ने
खरीद के लिए राज्य के स्वामित्व वाली भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी कि BEML के साथ 557 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें करीबन 1512 माइन प्लग्स यानी कि MP होंगे T90S/SK के लिए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि न्यूनतम 50% स्वदेशी सामग्री के साथ खरीद और मेक इन इंडिया का इसमें वर्गीकरण है। इन माइन प्लग को भारतीय बख्तरबंद कोर के T90 टैंकों पर फिट किया जाएगा, जो माइन फील्ड पर टैंकों के लिए व्यक्तिगत गतिशीलता और सुविधा प्रदान करेंगे। इससे टैंक फ्लीट की गतिशीलता काफी गुना बढ़ जाएगी। साथ ही दुश्मन के इलाकों में गहराई तक बख्तरबंद वाहन आसानी से पहुंच सकेंगे। मंत्रालय ने कहा कि 1512 माइन प्लग्स को शामिल करने के साथ 2027 तक पूरा करने की योजना बनाई गई है, जिससे सेना की क्षमता और बढ़ जाएगी। माइन प्लग एक टैंक माउंटेड डिवाइस है जो माइन फील्ड के माध्यम से एक लेन को साफ करने के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों, अगर आपको यहाँ तक डिफेंस अपडेट्स पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, साथ ही अपना महत्वपूर्ण कमेंट भी हमें जरूर कीजिएगा। ईरान भी अब कई क्षेत्रीय देशों के साथ अगले महीने बेंगलुरु में होने वाले एरो इंडिया प्रदर्शनी में हिंद महासागर क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों के साथ सम्मेलन में भाग लेगा। सूत्रों ने बताया है कि बैठक के लिए ब्रिगेडियर जनरल आमिर हटामी के भारत में होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि ईरान के अलावा इसमें मालदीव, कोमोरोस और मेडागास्कर भी शामिल होंगे, जिनमें कि IOR समूह के 28 स्टेट्स को आमंत्रित किया गया है। सूत्रों ने कहा कि ब्रिगेडियर जनरल हटामी की यात्रा एक महत्वपूर्ण घटना होगी, जिसमें अमेरिका के साथ भारत के बढ़ते सुरक्षा संबंध और इस क्षेत्र के लिए बाइडेन प्रशासन के दृष्टिकोण पर सबकी निगाहें होंगी। ईरान के अधिकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निमंत्रण पर आ रहे हैं। ये सम्मेलन हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य उपस्थिति की पृष्ठभूमि में काफी महत्व रखता है। भारत को कोविड महामारी की वजह से आर्थिक संकटों का सामना करने के साथ ही पूर्वी लद्दाख में जो समस्या बनी हुई है, इसको देखते हुए आने वाले बजट में जो पूंजीगत व्यय का आवंटन होगा उसकी केवल 6% की उम्मीद की जा रही है। सूत्रों ने कहा कि ये वृद्धि मामूली होगी, क्योंकि ऐसा समय है जब भारत कई नए हथियार खरीद अभी पाइपलाइन में है, जिनमें कि दक्षिण कोरिया या फिर रूस के वायु रक्षा गन मिसाइल सिस्टम है, जिनमें कि 5 रेजिमेंट होंगी और जिसकी लागत 15,000 करोड़ रुपए है। इसके अलावा इजरायली फर्म एल्बिट के 400 हवेजर, जिसे इजराइल के TOT के बाद ही भारत में 1180 का निर्माण किया जाएगा। ये एक उपेक्षाकृत सस्ती हथियार प्रणाली है और 400 तोपों का ये सौदा करीबन 5,000 करोड़ रुपए से कम का है। इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि DRDO के द्वारा विकसित की जा रही हवेजर को बनने में 3 से 4 साल का वक्त लगेगा। कामोव हेलीकॉप्टरों की खरीद भी फंस गई है, क्योंकि इस समझौते के अनुसार 70% स्वदेशी सामग्री इसमें यूज होनी है, लेकिन रूसी निर्माता केवल 60% से आगे जाने को तैयार नहीं है। यही नहीं, इसके अलावा AK-203 का निर्माण रॉयल्टी से संबंधित मुद्दों के कारण अटका हुआ है। भारत निर्मित हथियार प्रति डिजाइनरों को रॉयल्टी भुगतान करने के लिए उत्सुक नहीं है। कई लाख AK-203 न केवल सेना के लिए बल्कि अर्धसैनिक बलों के लिए भी बनाए जाने की संभावना है। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात से कार्बाइन खरीदने की योजना को रोक दिया गया है। आपको बता दें कि जबकि पूंजीगत बजट हथियारों की खरीद और निर्माण और अन्य कार्यों से संबंधित है, जिसमें कि वेतन, ईंधन और पुर्जों की खरीद अन्य शामिल है। सेना का पूंजीगत बजट 2020-2021 में लगभग 32,000 करोड़ रुपए था। नए हथियार खरीदने के लिए 23,000 करोड़ रुपए और राजस्व लगभग 1,45,000 करोड़ था। दोस्तों, ऐसे में आपको क्या लगता है, जब भारतीय सेना ये उम्मीद कर रही है कि केंद्रीय बजट में केवल पूंजीगत व्यय यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर केवल 6% तक ही बढ़ेगा, तो ऐसे में क्या ये देश के सामने एक चुनौती नहीं है? आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, हाल ही में मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि कानपुर के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनी प्रहार रिवॉल्वर की सफलता के बाद अब एक लोकप्रिय विदेशी वेबले एंड स्काउट रिवॉल्वर हरदोई के औद्योगिक क्षेत्र सांडीला में अगले महीने लॉन्च होने जा रही है। मेक इन इंडिया की तर्ज पर बनी इस रिवॉल्वर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लॉन्च करेंगे, जिसके बाद ये बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। फिलहाल लोगों को दिखाने के लिए इसे लखनऊ व कानपुर के गन हाउस में रख दिया गया है। इससे पहले कानपुर में ही प्रहार को लॉन्च किया गया था, जिसे वेबले एंड स्कॉट की टक्कर का बताया जा रहा है। शस्त्र के शौकीनों का इसे अच्छा रिस्पांस मिला है। लॉन्चिंग के कुछ ही दिनों में इसकी बम्पर बुकिंग हुई थी। इसी तरह वेलवे एंड स्कॉट रिवॉल्वर के मेक इन इंडिया मॉडल की बुकिंग भी शुरू हो गई है। ये रिवॉल्वर दुनिया भर में मशहूर है और अब इसका मेक इन इंडिया संस्करण लॉन्च होने के लिए तैयार है। वेबले स्कॉट कंपनी के रिवॉल्वर के बारे में दावा किया जाता है कि इसका वजन 670 ग्राम है और ये रिवॉल्वर अब तक की सबसे हल्की रिवॉल्वर है। इसे महिलाएं भी आसानी से चला सकती है। महिला सुरक्षा को देखते हुए बुकिंग के दौरान महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं अन्य खासियत की बात करें तो पॉकेट मॉडल वाली इस रिवॉल्वर को पानी में भी चलाया जा सकता है। .32 बोर वाली इस रिवॉल्वर की शूटिंग रेंज 60 मीटर है। इसकी लंबाई 120.5 mm है। बैरल की लंबाई 7.2 mm है। अगर इसकी कीमत की बात करें तो 28% GST को हटाकर इसकी कीमत 1.38 लाख रुपए है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में प्रश्न जवाब या आपका सवाल है, आप जरूर हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही आप में से जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूं आपको नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।
जय हिंद, जय भारत।